10th गोदली भाग 2 का पदखंड का 6 पार्ट तक का रिवीजन हो चुका है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे 7 से लेकर 12 तक का आखिरी किताब का ये चल रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि पाठ का नाम है हिरोशिमा, जिस पाठ के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अगे जी हैं। तो सच्चिदानंद इनके खुद नाम है, हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, अगे इनका टाइटल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हिरोशिमा जो है जापान का एक शहर है, जहाँ पर अमेरिका ने अचानक द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो उस समय अमेरिका लगभग हार गया था। लेकिन वह धोखे से क्या किया कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को रात में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान का 2 बड़ा शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर जापान को तबाह कर दिया। तो वही जो आधी रात को जब ये हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, तो उसका असर इतना भयानक रहा कि आधी रात को ही लगा लगभग कि वो जो है पूरा दिन जैसा मौसम हो गया है। ठीक है, पूरा दिन, दोपहर, बड़ी दोपहर, गर्मी में जो पूरा मैंने एकदम ज़बरदस्त जो धूप होता है उस वैसा मौसम हो गया। लेकिन आसमान में जब सूरज निकलता है तो एक निश्चित दिशा से निश्चित समय निकलता है, तो छाया एक तरफ बनती है। लेकिन ये जो था वो जो था इसकी छींटें चारों तरफ पड़ रही थी, तो सभी दिशाओं में हो रही थी, और ये नगर के चौक चौराहों पर लग रहा था कि सूर्य निकला है। इसमें ऐसा कुछ है। ठीक है, किताब पढ़ाया गया आप लोग को। दिया है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहता है? जापान को। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अगे जी का। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता को दुर्दशा, मानवीय विविधता का। हिरोशिमा के कवि कौन है? तो अगे जी हैं। अगे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। अगे का मूल निवास कहाँ है? तो पंजाब। अगे के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। अगे की मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। हिरोशिमा अगे के किस काव्य संग्रह से संकलित है? सदानेरा। अगे को किस भाषा का ज्ञान था? तो ये अंग्रेजी, तमिल, फारसी सभी बोलते थे। अगे के माता का क्या नाम था? बेअंती देवी। अगे जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। चिंता अगे की किस प्रकार की रचना है? तो काव्य है। अगे ने सूत्रपात किया था किस चीज का? प्रयोगवाद का। कभी अगे का माना हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है? तो नगर के बीचों बीच में। हिरोशिमा कहाँ पे है? तो जापान में है। उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो नाटक है। साखी का मतलब क्या होता है? गवाही। अगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक का अर्थ क्या है? अणुबम। शेखर एक जीवनी अगे का प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। अगे ने संपादन किया था किस चीज का? पुष्करणी का। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था? अमेरिका ने। अगे ने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? अगे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण किए थे? एमए किए थे। अगे की निबंध कृति क्या है? तो भवंती अंतरा त्रिशंकु, सभी हो जाएगा। अगे का काव्य संग्रह क्या है? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इनमें से सभी सभी हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है? तो नगर के चौक पर। अगे के नाम में हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा है? तो प्रयोगवाद। हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायाएं कैसी थी? तो दिशाहीन। मानव का रचा हुआ सूरज किसको भाप बनाकर सोख गया? तो मानव को। ये आपका 7 पार्ट हो गया। 8 पार्ट एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण जी हैं। इसमें जो है ये है कि कवि के घर के सामने जो है एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत पुराना वृक्ष है, जिसको कवि जो है चौकीदार से तुलना किया है कि घर के पास जो वृक्ष जो है बुढ़े चौकीदार की तरह उनके घर की रक्षा करता है, और ये जो है दूषित हवाओं से उनके घर की रक्षा करता है। और जब भी कभी उसके पास जाता है तो पूछता है कौन? तो ये जवाब देता है कि तुम्हारा मित्र, क्योंकि पेड़ मनुष्य के मित्र के समान होते हैं। जैसे मनुष्य पेड़ को पानी पिला पिला कर बड़े करते हैं, उसी तरह पेड़ भी हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, मैंने बदले में हमें भी उतना ही सहायता प्रदान करते हैं। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि आप बिना मतलब का पेड़ मत काटिए, क्योंकि पेड़ काटिएगा तो आने वाले समय में हवा जो है धुआं बन जाएगा, और भोजन जो है जहर बन जाएगा, नदी नाला बन जाएगा। ठीक है, शहर आपका जंगल बन जाएगा।
तो ये ज़मीन जो है मरुस्थल बन जाएगा। इन सब से बचाना है, मनुष्य भी जंगल बन जाएगा। अगर बचाना है तो आपको जो है ये समझना होगा और पेड़ को कटने से बचाना होगा और मनुष्य को जंगल होने से बचाना होगा। दिया है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता है। दोष पंक्ति किस पाठ में है, तो एक वृक्ष की हत्या। कुंवर नारायण द्वारा लिखित रचना क्या है, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों सभी। एक वृक्ष की हत्या पाठ में वृक्ष किसकी भूमिका में है, तो चौकीदार के। एक वृक्ष की हत्या कविता में किस काव्य संग्रह से संकलित है, इन दिनों। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, 1927 में। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है, लोहिया सम्मान। कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य। चक्रव्यूह किसकी रचना है, कुंवर नारायण का। कुंवर नारायण ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है, वृक्ष को। कवि कुंवर नारायण ने किनके शरीर को चमड़े का निर्मित कहा है, पुराने वृक्ष को। पुराना वृक्ष को। कवि कुंवर नारायण ने घर लौटने पर किसे नहीं देखा है, बुढ़े वृक्ष को। कवि ने राइफल की संख्या किसे दी है, वृक्ष के सूखे डाल को। कवि ने पगड़ी का प्रतीक किसे माना है, वृक्ष के ऊपरी भाग के फूल पत्तीदार युक्त टहनियों को। कवि के अनुसार घर को किससे बचाना है, लुटेरों से। धुआं हो जाने से किसको बचाना है, हवा को। जंगल को किससे बचाना है, मरुस्थल हो जाने से। आत्मजयी किसकी रचना है, कुंवर नारायण का। एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता है, वृक्ष, बुढ़ा वृक्ष। वृक्ष के अंदेशों में कौन था, एक जानी दुश्मन। घर शहर और देश के बाद किन चीज़ों को बचाने की बात कुंवर नारायण करते हैं, तो नदी हवा जंगल सभी सभी को। कुंवर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों हो जाएगा। कवि को वृक्ष कैसा लगता है, बुढ़ा चौकीदार। एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है, पर्यावरण से। एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानते हैं, तो मानवता की रक्षा को। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह क्या है, आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, सभी हो जाएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो संवेदनशील। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, तो मानव के रूप में। अभी आपका 9 पाठ हमारी नींद, बीरेन डंगवाल जी हैं। इसमें यही बताया गया कि हमारी नींद के बावजूद पेड़ भी कुछ इंच बढ़ जाते हैं, कुछ इंच बढ़ जाते हैं। और यहाँ तक कि मक्खी भी अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है कम समय में ही। सभी अपने अपने काम को समय में, यहाँ तक कि गरीब बस्तियों में भी रहने वाले लाउड स्पीकर पर देवी जागरण करके बताते हैं कि उनकी स्थिति बेहतर हो चुकी है, आप भी अपनी स्थिति बेहतर कीजिए। मैंने आप कभी भी आलस पर मत दिखाइए, बैठे मत रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। इस पाठ में कुछ यही बताया गया है। गरीब बस्तियों में भी क्या हुआ था, धमाके से देवी जागरण हुआ था। हमारी नींद के रचयिता कौन है, बीरेन डंगवाल जी। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, आलस का। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, 1947 में। बीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था, उत्तरांचल में। बीरेन डंगवाल ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस वर्ष प्रकाशित हुई, 1991 में। बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार। हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा। नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए, तो पेड़ बढ़ गए। हमारी नींद के दौरान पौधे कितने वृद्धि कर गए, तो कुछ इंच, यहाँ पे कुछ इंच होगा, सूत्र नहीं होगा। किसने अपने कोमल सींगों से धकेलना शुरू कर दिया, तो अंकुर ने। हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन चक्र पूरा है, तो एक मक्खी का। देवी जागरण कहाँ हुआ है, तो गरीब बस्तियों में। बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार है, अमर उजाला। इसी दुनिया में किसकी कृति है, बीरेन डंगवाल का। बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे, तो अमर उजाला। टिहरी गढ़वाल कहाँ पे अवस्थित है, उत्तरांचल में। बीरेन डंगवाल को उपाधि दी थी डी लिट की। बीरेन डंगवाल किस विचाराधीन के कवि हैं, तो जनवादी। दुष्चक्र के सृष्टा पुस्तक में बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी।
अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के शिक्षण के प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 में। अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना है? अनामिका का। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? अंगा पर। मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? अनामिका जी की। अनामिका का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। अनामिका जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से ली थी? दिल्ली से। अक्षर ज्ञान, और अभी दिल्ली में वो प्रोफेसर है हिंदी विभाग से। अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है? तो कवि ने कहा। अक्षर ज्ञान की खालिश बेचैनी किसकी है? तो खरगोश की खालिश बेचैनी है। अंगा में बालक अनुस्वार को क्या समझता है? बेटा। अनुरत सीखने की कोशिश से बेटे की आंखों में क्या छलक जाते हैं? तो आंसू छलक जाते हैं। बेटे के लिए अंगा क्या है? तो माँ बेटा। अनामिका किस काल की कवयित्री है? तो समकालीन। चौकट्टे में बेटे का क्या नहीं हटता है? तो क। अनामिका किस विभाग की प्रधानाध्यापिका है? तो हिंदी की। गलत पत्ते की चिट्ठी किसकी रचना है? अनामिका जी का। बीजाक्षर किस प्रकार की रचना है? काव्य संकलन। पहली विफलता पर छलके या आंसू? है शायद प्रथमाक्षर सृष्टि का, प्रथमाक्षर होगा। कहती है औरतें अनामिका का संपादक है। काव्य संकलन। ग अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? गमले से। गमले से टूटता हुआ उसका ग, और घड़े से लुढ़कता हुआ घ। और खालिश भी चाइनी किसकी है? खरगोश की है। अंगा पर आकर थमक जाता है कि अंगा के ड को माँ समझता है, उसके अनुसार को बेटा समझता है। घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। बालक किसे माँ कहता है? ड को। जैसे मान लीजिए कि आप अंगा लिखते हैं, अंगा लिखते हैं ना, बेटा अंगा पर आकर थमक जाता है क्योंकि इस अंगा के ये ड को माँ समझता है, इस अनुस्वार को गोद में बैठा हुआ बेटा समझता है, तो माँ बेटा समझता है अंगा को। बालक के आंसू कब छलक जाते हैं? पहली विफलता पर, माने बार बार क कहने की कोशिश करता है और उसके मुंह में जब नहीं अड़ता है ना, तब वो रोने लगता है। इसलिए नहीं रोता है कि पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए रोता है ना कि बार बार कोशिश कर रहा है फिर भी क्यों नहीं कह पा रहा है। बीजाक्षर किसकी कृति है? अनामिका जी की। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान। खाली शब्द क्या है? तो अरबी। किसका ध्यान क लिखते समय कबूतर पर होता है? अबोध बालक का। कविता में घ से किसका बोध कराया गया है? घड़े का। कवयित्री अनामिका ने इनमें से किसका संपादन किया है? कहती है औरतें। कवयित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार। सभी सभी हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर, बंगाल में लौट कर आने की बात कही गई है क्योंकि कवि जीवनानंद दास जी का जन्म बंगाल में हुआ है। बंगाल के प्राकृतिक सुंदरता से वो काफ़ी मुग्ध हैं और वो हर जन्म में, चाहे वो सारस बने, उल्लू बने, कुछ भी बने, लेकिन हर जन्म में वो लहलहाते हुए खेत देखने का उनका मन है। वहाँ की रूपसा जो नदी है उसमें वो हंस सारस बनकर तैरना चाहते हैं। और लौट कर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौट कर आने की बात करते हैं? बंगाल में। बंगाली कवि कौन है? जीवनानंद दास जी। जीवनानंद दास की कृति नहीं है गीतांजलि। जीवनानंद दास की किस कविता को समृद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तब प्रयाग शुक्ल। लौट कर आऊंगा फिर किसकी कविता है? जीवनानंद दास जी की। जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? कितने उम्र में? 55 साल की उम्र में। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 में। वनलता सेन किसका काव्य संकलन है? जीवनानंद दास का। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं? बांग्ला भाषा के। झड़ा पाला किसकी रचना है? जीवनानंद दास का। जीवनानंद दास की रचना नहीं है नदी के द्वीप। जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग, मैंने निधन के परांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो 100। लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल में खेत की चर्चा हुई है? किस फसल के खेत की चर्चा हुई है? तो धान के। बंगाल में धान ही ना होता है। कवि किसके पालने की बात करता है?
कुहरे का। शाम की हवा के साथ किस पक्षी को उड़ने की कल्पना की गई है? उल्लू का। उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने को मिलती है? कपास के। सातटी तारार तिमिर किसकी कृति है? जीवनानंद दास की। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? कपास के पेड़ पर। किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता हिंदी में अनुवाद किया है? प्रयाग शुक्ल ने। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? नदी और मैदानों के। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कौवा, हंस, उल्लू और सारस। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो सारस के। रूपसा क्या है? बंगाल की नदी। जीवनानंद दास का काव्य संकलन है महापृथ्वी, झड़प अलग, मन विहंग, सभी सभी हो जाएगा। इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट करते हैं? तो बंगाल के। कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊंगा फिर किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? तो रूपसा। जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? तो 1954 में। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के कवि रेनर मारिया रिल्के जी हैं। मेरे बिना तुम प्रभु की विद्या है कविता है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस संग्रह से ली गई है? देशांतर। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के कपोलों पर। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? तो जर्मन भाषा में। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं? तो जर्मनी के। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 1875 में। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जर्मन के प्राग में। रिल्के के पिताजी का क्या नाम है? जोसेफ रिल्के। रेनर मारिया रिल्के के माता का क्या नाम था? सोफिया। रेनर मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? प्राग और म्यूनिक। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉर्डिंग्स ब्रिज किसका उपन्यास है? रेनर मारिया रिल्के का। रेनर मारिया रिल्के का काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किसके द्वारा हिंदी उपरांत की गई है? धर्मवीर भारती। कवि क्या सूखने की बात कहता है? मदिरा। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? भगवान। किसके बिना प्रभु गृहीन हो जाएंगे? तो दास के बिना। प्रभु के पादुका की संज्ञा किससे की गई है? दास दास को। कपोल का अर्थ गाल होता है। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? जर्मन। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाव की है? भक्ति। कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है? तो मदिरा के। रिल्के की कहानी संग्रह क्या है? लाइफ एंड सॉन्ग्स। रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु भावात्मक रहस्यवाद है। भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? जलपात्र। रिल्के का काव्य संग्रह क्या है? लॉरेंस ऑफ फेफाइस्ट, सभी हो जाएगा। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? जलपात्र। कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो ईश्वर का। कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? तो मनुष्य ने, क्योंकि मनुष्य ना गुणगान गाता है भगवान का। रिल्के ने कहा कि साहित्य को संवेदनात्मक भाषा से प्रभावित माना है? तो यूरोप। रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1926 में।